ये है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं भी हो सकता है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, तो हो सकता है कि निर्णय हो भी या फिर नहीं भी हो, तो ट्रांसफ़र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बाद देखिए जो पॉइंट नंबर 8 है, इसमें मोटे-मोटे तौर पे 3-4 बातें कही गई है, लेकिन इसमें एक बात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको देखने के बाद बहुत सारे लोग जिन्होंने अप्लाई भी किया है ट्रांसफ़र के लिए, हो सकता है कि वो अपना एप्लीकेशन वापस लेना के लिए सोचेंगे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के फिर से एक नया पत्र जारी किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। क्या कुछ बातें इसमें कही गई है, जो सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग का बना हुआ है कि आखिर यह ट्रांसफ़र कब होगा, हमें कब मैसेज प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, क्या कारण है कि विलम्ब हो रहा है। ये अगर आप देख सकते हैं तो 7 पेज का यह जो पत्र है, एक तरह से कहिए आदेश है जो कि जारी किया गया है। इसमें क्या कुछ बातें कही गई है, हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन एक बात आप लोग को समझनी चाहिए। खैर, इसके बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे आखिरी में कि क्या उम्मीद लगाया जाए, कब तक ट्रांसफ़र हो जाएगा, और मेरे हिसाब से मुझे क्या लग रहा है कि ट्रांसफ़र कब तक हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा, इस पे हम लोग आखिरी में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पत्र में जो महत्वपूर्ण बातें कही गई है, ये आप लोग को जानना चाहिए। इस पत्र को देख के आपको ये समझ में आएगा कि किन कारणों से विलम्ब हो रहा है। कुछ कारण है जो जेन्युइन भी है, कुछ कारण है जो समझ से परे है। तो आप देख सकते हैं ये जो है बिहार सरकार शिक्षा विभाग का आदेश जारी किया गया है। जो पहले बातें कही गई है, इसमें वही मोटी तौर पे बातें हैं जो आप लोग को पहले से पता है। चरणवाइज पहले ही बातें कही गई थी कि चरणवाइज ट्रांसफ़र होगा, तो फिर से इसमें भी वैसी वही बात है। नया क्या है, पॉइंट नंबर 2 में नई बात कही गई है। ये मीडिया हाउसेस से खबर निकल के जो आ रही थी, उसमें ये बातें छन छन की आ भी रही थी कि ऐसा किया जाएगा। देखिए, पॉइंट नंबर 2 में कहा गया कि ऐसे शिक्षक जिनके खिलाफ किसी भी तरह का कार्रवाई हो रहा है, उनका जो डिटेल है वो ई शिक्षा कोष का जो पोर्टल है उस पर अपलोड करवाना है। कौन करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, किन किन लोगों का डिटेल अपलोड करना है। तो इसके लिए 6 कैटेगरी बनाया गया है। वैसे शिक्षक जिन पे विभागीय कार्रवाई चल रहा हो, या फिर जिनका निलंबन हुआ है, निगरानी जांच चल रहा हो, फर्जी नियुक्ति के संबंध में, जो कि TRE 1 TRE 2 में बहुत सारे हैं। इसके अलावा अन्य किसी तरह का आरोप हो, या फिर वैसे शिक्षक जो बिना सूचना के अनुपस्थित चल रहे हैं, इन सभी शिक्षकों का जो डिटेल है वो अपलोड करना है। इसके अलावा अगर कोई ऐसे शिक्षक हैं जिनके पास विभागीय राशि का बकाया है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे जो है ये अपडेट करना है। किस तरह से अपडेट किया जाएगा उसका डिटेल यहाँ पे देना है। तो ये डिटेल जिनको अपलोड करना है उनको भी सीधे दिया जा सकता था। इसके लिए इस तरह का आदेश पब्लिकली देने का ठीक है, अब डिपार्टमेंट कर रही है, कुछ तो कारण होगा तभी किया जा रहा है। किस तरह से किया जाएगा इसको दिया गया है। इसके अलावा मैंने शुरू में कहा है कि आप लोग वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। बहुत ही काम की बातें मैं आपको आखिरी में बताने जा रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है, आखिरकार ये जो प्रक्रिया चल रही है ये वास्तव में ये है। यहाँ पे एक बात और समझ लीजिए, जो कि इस पत्र में भी कहा गया है कि ये जो 6 कैटेगरी के लिए 7 कैटेगरी जो बनाया गया है, ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। सीधे तौर पे कह दिया गया है कि ऐसे जो भी शिक्षक हैं उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। इसके अलावा देखिए जो पॉइंट नंबर 3 है, इसमें फिर से एक तरह से कहिए तो फिर से एक टीम बना दिया गया है, टीम गठित कर दिया गया है। 16 पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है और इन लोगों को यह एक तरह से कहिए जिम्मेदारी दी गई है कि उन्हें इस ट्रांसफ़र का जो ऑनलाइन प्रक्रिया है इसको करना है। तो 16 लोगों का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा अब जो ये 16 पदाधिकारी हैं, इनको किस तरह से अपना काम करना है, उनके लिए पूरी तरह से आप कहिए तो गाइडलाइन दिया गया है कि उनको अलग अलग अपना ID मिलेगा। उनको फिर देखना है, जो भी उनके पास फॉर्म आएगा वो कंसिडरेबल है या फिर नॉट कंसिडरेबल है। जो कंसिडरेबल है उसको फेवरेबल कंसिडरेशन कर देना है, जो नहीं है उनको नॉट ओके करके उसको आगे बढ़ा के सेव कर देना है। तो ये एक तरह से किस तरह से करना है, फिर उसको सबमिट कर देना है, वो यहाँ पे एक तरह से कहिए तो गाइडलाइन है जो कि दिया गया है इसमें। इसके बाद जो है प्रक्रिया आगे बढ़ेगा। जो ये 16 पदाधिकारी हैं इसको एक तरह की कंसिडरेबल या फिर नॉट कंसिडरेबल करेंगे। उसका जो भी कंसिडरेबल होगा, जो नॉट कंसिडरेबल होगा उसका क्या होगा आगे देखेंगे, दिया गया है या नहीं दिया गया है। लेकिन जो कंसिडरेबल होगा वो चला जाएगा उस जिला के जो भी बढ़िया पदाधिकारी हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी, उनके ID पे जाएगा और फिर उनके सामने वो खुल के आएगा। और फिर वहाँ से देखना होगा कि जो शिक्षक हैं जिन्होंने अपना अप्लाई किया है, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं वहाँ देखा जाएगा कि रिक्ति है या नहीं। अगर है
तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर नहीं है तो फिर जो भी होगा रैंडमली या फिर जिससे भी कह लीजिए उनको स्कूल जो है अलॉट करने का काम किया जाएगा। इसमें देखिए हाईलाइट करके एक बात कही गई है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने द्वारा अपने लॉगिन में प्रदर्शित सभी अभ्यावेदनों पर एक निर्धारित समय अवधि पर कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। तो एक अच्छी बात यह है कि एक तरह से कहिए तो ये टाइम बॉन्ड दे दिया जाएगा हर जिला शिक्षा पदाधिकारी को कि आपके पास जितना भी एप्लीकेशन आया है उसको एक निर्धारित समय में कर दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का कई बार टाइम बॉन्ड पहले भी दिया जा चुका है, कई बार टाइम लिमिट पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन उन टाइम लिमिटों पे क्या हुआ, क्या उस टाइम में काम हुआ, अगर नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, ये पूछने का अधिकार खैर हमारे पास नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझ सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे जो पॉइंट नंबर 5 है इसमें कहा गया है, वो पॉइंट नंबर 5 जो है इसमें मोटे तौर पे ये दिया गया है कि वैसे अभ्यर्थी, वैसे शिक्षक कह लीजिए जिन्होंने ट्रांसफ़र के लिए जो एप्लीकेशन दिया उनमें उन्होंने एक से अधिक जिला का चॉइस दिया है। अगर हो सकता है कि आपने अपने ही जिला में सारा चॉइस दिया है तो फिर ये 5 नंबर उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जिन्होंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में चॉइस दिया फिर उनके लिए दिया गया है कि उन्हें किस डिस्ट्रिक्ट में किस तरह से पोस्टिंग किया जाएगा। ये इसको मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए नहीं है, ये जो पदाधिकारी है जिनको ये ट्रांसफ़र प्रक्रिया करना है उनके लिए गाइडलाइन, फिर किस तरह से उनको डिस्ट्रिक्ट में करना है पोस्टिंग, इस उसके लिए यहाँ पे जो गाइडलाइन है वो पॉइंट नंबर 5 में दिया गया है। लेकिन देखिए ये सबसे बड़ी बात है, ये जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये अब तक का इस पत्र का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये निकल कर रहा है मेरे हिसाब से। देखिए कहा गया है संबंधित शिक्षक द्वारा दिए गए सभी विकल्प में से रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। ये सबसे ब्रेकिंग न्यूज़ है। ये न्यूज़ आज तक कहीं से भी किसी भी मीडिया हाउस से निकल के नहीं आया है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा, आप जिस विद्यालय में हैं उसी विद्यालय में बने रह जाएंगे। यदि आपने जो भी विकल्प दिया है उसमें से कहीं पे भी अगर रिक्ति नहीं मिलती है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। इसको एक बार फिर से सिंपल भाषा में आपको बता दूं कि आपने जो 10 विकल्प दिए हैं उस 10 विकल्प में अगर रिक्ति नहीं मिलती है तो आपका ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। ये अपने आप में जो सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहली बार इस पत्र के माध्यम से निकाल के आ रहा है वो ये है कि आपका ट्रांसफ़र नहीं भी हो सकता है। इसके बाद जो पॉइंट नंबर 6 है इसमें कहा गया है कि जो भी कार्रवाई किया जाएगा, जो भी ट्रांसफ़र पॉलिसी, जो भी गाइडलाइन दिया उसके हिसाब से जो भी काम ज़िला से किया जाएगा वो फिर चला जाएगा प्राथमिक शिक्षा निदेशक के पास। फिर उनके पास ये सारा डिटेल शो होगा। वहाँ पे जितने फेवरेबल कंसिडरेशन किया गया है, नहीं जिनको ट्रांसफ़र के लिए कंसीडर किया गया प्लस जिसको नहीं कंसीडर किया गया है, ये सारा चीज़ उनके पास प्रदर्शित होगा। जिनका नहीं किया गया फिर उनको किस तरह से करना है, उन्हें दूरी के आधार पे करना है, किस तरह से करना है, ये सारा चीज़ उनके सामने फिर शो होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 7 और साथ में ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात कही गई है कि ये सारा चीज़ करने के बाद जो फाइनल डिसीजन है वो शिक्षा विभाग की तरफ से लिया जाएगा। अब यहाँ देखिए 2-3 बातें हैं जो समझिए आप लोग फिर समझिए सीक्वेंस वाइज कि ऐसा नहीं है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है या फिर आपका फेवरेबल कंसिडरेशन कर दिया गया है तो आपका ट्रांसफ़र हो ही जाएगा। ये सब कुछ होने के बाद फिर से जब ये जाएगा विभाग के पास फिर विभाग इसको फाइनली कंसीडर करेगी कि ये जो यहाँ देखिए कहा गया है कि ओके या फिर नॉट ओके करने का विचारों समय के आधार पर जो भी सूची आएगी उसमें के आधार पर विचारोपरांत पदस्थापन के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। तो हो सकता है कि निर्णय हो भी या फिर नहीं भी हो, तो ट्रांसफ़र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके बाद देखिए जो पॉइंट नंबर 8 है इसमें मोटे मोटे तौर पे 3-4 बातें कही गई है, लेकिन इसमें एक बात है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसको देखने के बाद बहुत सारे लोग जिन्होंने अप्लाई भी किया है ट्रांसफ़र के लिए, हो सकता है कि वो अपना एप्लीकेशन वापस लेना के लिए सोचेंगे, वो चाहेंगे कि हमारा ट्रांसफ़र ना हो, हम जहाँ हैं वहीं रहें। देखिए ये जो पॉइंट है इसको आप लोग पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग हैं जो सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अब मैं ट्रांसफ़र लूँ या नहीं लूँ। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अंतर जिला स्थानांतरण की स्थिति में इनका वरीयता का निर्धारण नए ज़िला में योगदान की तिथि से किया जाएगा। यानी कि आप किसी दूसरे ज़िला में हैं वहाँ पे आप कितने भी सीरियल नंबर पे हैं वरीयता में, लेकिन अगर आपका ज़िला चेंज होता है तो उस ज़िला में आप सबसे जूनियर शिक्षक कहलाएंगे जिस भी विद्यालय में आप जाते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप अपने विद्यालय में वरीयता क्रम में 1 नंबर या 2 नंबर पर आते हैं और आपका ट्रांसफ़र होता है, आपका ज़िला चेंज होता है, तो फिर उस कंडीशन में आप जिस भी विद्यालय में जाएंगे उसमें पहले से जितने भी शिक्षक होंगे उन सब में आपका जो वरीयता आएगा वो सबसे नीचे आएगा। तो ये सबसे
या कहीं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो कहा गया है। इसके अलावा जो भी दो और बातें इस पॉइंट नंबर 8 में कहा गया है कि जो भी एक तरह से कहिए जो भी कह लीजिए यहाँ पे लिया जाएगा डिसीजन, इस डिसीजन को सेम डे या फिर एक दिन के अंदर जो भी है इसको ई शिक्षा पे अपलोड कर दिया जाएगा और जिनका भी ट्रांसफ़र होगा उन्हें 7 दिनों के अंदर 1 सप्ताह का समय उनको मिलेगा नए विद्यालय में योगदान करने के लिए। तो ये पॉइंट नंबर 8 में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके अलावा पॉइंट नंबर 9 में भी जो बात कही गई है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कहा गया है कि जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जिनका भी स्थानांतरण होगा उनका जो पत्र है उसको जिला शिक्षा पदाधिकारी डाउनलोड करेंगे, उस पर अपना साइन करेंगे और उसको फिर से ई शिक्षा कोष का जो पोर्टल है वहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा उनके द्वारा ही। 2 पॉइंट और है, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 11। 10 में कहा गया है कि जो भी लोग जिनका भी ट्रांसफ़र होगा जो भी नए विद्यालय में योगदान करेंगे वो कब और कितने बजे योगदान कर रहे हैं उसका भी जो है एक तरह से कहे तो अपडेट एक बार हेडमास्टर को इस शिक्षा कोष पे करना होगा या फिर करवाना होगा। कि कहा गया है कि प्रधानाध्यापक संबंधित शिक्षक के योगदान प्रपत्र पर हस्ताक्षर अंकित करते हुए इसे स्कैन कर यथास्थान अपलोड करेंगे। तो हेडमास्टर को ही ये अपलोड करना होगा। और पॉइंट नंबर 11 है जो आप लोगों को पहले से पता ही है कि ये एक तरह से कहीं तो कह दिया गया है कि ऐच्छिक है, इसलिए कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होगा। पहले भी शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र होता रहा उसमें कहीं से कोई भी यात्रा भत्ता दे नहीं होता है। तो ये जो ट्रांसफ़र होगा इसमें भी आपको कोई भी यात्रा भत्ता जो भी आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जैसा कि अदर डिपार्टमेंट में मिलता है ट्रांसफ़र होने पे यात्रा भत्ता, वो आपको यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। तो ये गाइडलाइंस है जो कि आज के इस पत्र में दिया गया है। अब देखिए मोटे तौर पे जो बातें हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से बताने का कोशिश करूँगा। लेकिन इसमें जो बातें कही गई है तो इसमें जो नई बातें हैं उनको अगर हम लोग नज़रअंदाज कर दें तो जो पुरानी बातें हैं उनको ही यहाँ पे फिर से दोहराया गया है। और यहाँ पे देखिए जो ट्रांसफ़र है, क्या यह ट्रांसफ़र अब कब तक हो पाएगा? सबसे बड़ा प्रश्न आप लोग का ये रहता है कि यह ट्रांसफ़र कब तक हो पाएगा। तो जो प्रक्रिया यहाँ बताया जा रहा है, इससे पहले जो कहा गया था कि ऑनलाइन कर दिया जाएगा, रैंडमाइजेशन कर दिया जाएगा और सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो वो हो नहीं पाया। अब ये जो है कि एक जो पहले कहा गया था कि एक-एक फॉर्म को देखेंगे, फिर एसीएस सर का इंटरव्यू है उसमें कहा गया नहीं इसमें बहुत समय लग रहा है। तो ये कहीं न कहीं प्रक्रिया उसी तौर पे जा रहा है कि एक-एक को जाँच किया जाए। लगभग अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो 1,90,000 शिक्षक हैं जिन्होंने अप्लाई किया है। मात्र 30-35 का ही अभी तक ट्रांसफ़र का प्रक्रिया एक तरह से कहिए तो शुरू किया गया है, वो भी हो नहीं पाया है। तो 1,90,000 शिक्षकों का जो ट्रांसफ़र किया जाएगा और एक-एक फॉर्म को देखने के लिए यहाँ पे 16 लोगों को नियुक्त किया गया। आप लोग सोच सकते हैं कि यहाँ पे कितना लंबा समय लगने वाला है। इसके बाद जो अभी आपको पता है कि एसीएस सर ने भी कहा था कि एग्ज़ाम के बाद जो भी हो पाएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्द ये हो पाएगा। फरवरी-मार्च तक भी अगर ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, इसमें भी संयस है। उसके बाद आप लोगों को पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है। एक बार चुनाव अगर शुरू हो गया, आचार संहिता लग गया, फिर जितना भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो प्रक्रिया है वो जस का तस रुक जाएगा। उस चुनाव के बाद ही कुछ हो पाएगा। फिर नई सरकार आएगी या फिर सेम गवर्नमेंट रिपीट होती है, किस तरह का पॉलिसी सरकार लेके आती है इस पर भी डिपेंड करेगा। तो मेरे विचार में अगर मैं बताऊं अपना ओपिनियन, तो ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग लटकता हुआ ही नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है या कह लीजिए विभाग का ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के जो रवैया रहा है, इसमें इतना जल्दी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता दिख नहीं रहा है। अगर होना होता तो अब तक ट्रांसफ़र कब का हो गया होता। अब यह ट्रांसफ़र कहीं न कहीं लटक रहा है और इस तरह का के आदेश पहले भी आए हैं, अभी फिर से आया है। तो अगर हो जाए तो आप होपफुल रहिए और आशावादी रहिए कि हो जाए। मैं भी यही चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों मेरे पास कॉल भी आता है और मैं खुद बहुत सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ जिनका देखने के बाद लगता है कि नहीं, जो आवास है और जो उनका कार्यस्थल है, जो विद्यालय है, बहुत ज़्यादा दूरी पे है, बहुत कठिनाइयों का सामना लोगों को करना पड़ा है। तो ट्रांसफ़र हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन क्या होगा ये समय बताएगा। लेकिन मैंने आप लोगों के सामने अपना जो पर्सनल ओपिनियन था वो रख दिया है। इस पत्र में क्या कुछ बातें हैं वो मैंने आप लोगों से शेयर करने की कोशिश किया है, समझाने की कोशिश किया है। उसमें कोई आप लोग को समझ में अगर समस्या रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, जो भी अपडेट आएगा आपको आगे मिलता रहेगा। तब तक के लिए आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।